वेलकम बैक। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो हम खनिज संपदा में छोड़े थे। तो आज हम दक्षिण अमेरिका के खनिज संपदा के विषय में पढ़ेंगे। अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका में खनिज संपदा के काफ़ी बड़े भंडार हैं। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिज दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार है। वेनेजुला और ट्रिनिडाद तथा टोबैगो द्वीप खनिज तेलों के विशाल भंडार है। यानी कहने का मतलब दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला और ट्रिनिडाद और टोबैगो द्वीप जो है यहाँ खनिज तेल पाए जाते हैं। वेनेजुला खास करके और ट्रिनिडाद यहाँ तेल के काफ़ी ज़्यादा भंडार हैं। माराकाइबो झील जल के नीचे बहुत अधिक मात्रा में तेल निकाला जाता है। यानी माराकाइबो झील है यह तेल के यहाँ विशाल भंडार है और जल के नीचे से के तेल निकाला जाता है। ट्रिनिडाद में तारकोल भी मिलता है। संसार के कुल तेल उत्पादन का लगभग सातवां भाग यानी जितना विश्व में तेल निकाला जाता है उसका सातवां भाग दक्षिण अमेरिका से प्राप्त होता है। दक्षिण अमेरिका से में लौह माने लोहा के विशाल भंडार है। माने लोहा भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ब्राज़ील का लौह अयस्क भंडार बड़े लौह भंडारों में से एक है। माने कह सकते हैं कि ब्राज़ील में जो लौह अयस्क के भंडार है वो काफ़ी बड़े मात्रा में दक्षिण अफ्रीका में माने जितने भी देश है उससे सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाया जाएगा। तांबे और टिन के लिए उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। माने दक्षिण अमेरिका में जो है वह तांबे और टिन के लिए भी उत्पादित किया जाता है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में लोहे का भी उत्पादन किया जाता है, टिन का भी उत्पादन किया जाता है, तेल भी पाए जाते हैं, तारकोल भी पाया जाता है और यह विश्व में 7वां स्थान माने तेल के कुल उत्पादन में विश्व में इसका कितना है 7वां स्थान है। और बात करें तो तांबे टिन के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका भी और प्रसिद्ध है। अब देखिए जो इन दोनों खनिजों विश्व का लगभग 5वां भाग दक्षिण अमेरिका से मिलता है। माने कह सकते हैं कि जो लोहा है, तांबा है, टिन है, इसका लगभग 5वां भाग दक्षिण अमेरिका से मिलता है। अब चिली संसार में तांबे का प्रमुख उत्पादक है। माने कह सकते हैं चिली में तांबा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह जो तांबा पाया जाता है देखिए चिली हमारा यहाँ चिली की बात करेंगे तो ये पूरा चिली एरिया हमारा चिली एरिया है। तो माने तांबे के उत्पादन में प्रमुख स्थान है उसका। टिन के उत्पादन में बोलिविया का संसार 4था स्थान है। माने टिन के उत्पादन में बोलिविया का जो है वो विश्व में उसका क्या है 4था स्थान है। दक्षिण अमेरिका के अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बड़े भंडार है। तो कौन सा मरुस्थल है अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रेट का उपयोग खाद और उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। जो नाइट्रेट का उपयोग है वो फर्टिलाइज़र की बनाने में यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाए चिली, जो हमारा चिली है वो नाइट्रेट का उत्पादन करता है। माने चिली नाइट्रेट उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। पेरू के तट पर गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलों में द्वीपों में बहुत बड़ी संख्या में गुआनो पक्षी रहते हैं। माने देखिए पेरू के तट पे गुआनो बर्ड पाए जाते हैं जो मछलियाँ खाते हैं और गुआनो बर्ड जो हैं मछलियाँ खाते हैं और ये
खूब सारी मछलियाँ खाते हैं और मछलियाँ खाने के साथ साथ जो इनकी कह सकते हैं कि इनकी जो बीज होती है उसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, माने उसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है और वही नाइट्रेट की मात्रा पेरू के लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इन पक्षियों का जीवन पूर्णतः मछलियों पर निर्भर है। कह सकते हैं कि पेरू के तट पर जो ये गुआनो बर्ड हैं, इनकी पूरी जो लाइफ डिपेंडेंसी है वह किस पे है, मछलियों पर। ऐसा विश्वास है कि ये पक्षी आसपास के सागरों के जल को हर साल लगभग 50 टन मछलियाँ खाते हैं। लगभग 50 टन मछलियाँ खाते हैं। सैकड़ों वर्षों से लोग इन पक्षियों के मल मूत्र से विविध प्रकार की फसलों के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं। यानी मतलब इनकी जो बीट होता है, पक्षी का जो बीट होता है, इसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है जो खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। गन्ने तथा कपास की फसल, गन्ने और जो कपास की फसल है, गन्ने और कपास के लिए आजकल खाद की बहुत बड़ी मांग है। खाद की बहुत बड़ी मांग है। इस मांग को प्राकृतिक खाद से पौधों का विकास जरूरी होता है। माने पौधों की कमी, नाइट्रेट में कमी होती है, तो नाइट्रेट की मात्रा दिलाने के लिए इस गुआनो पक्षी की बीज का यूज़ किया जाता है। इन खनिजों के अलावा लगभग दक्षिण अमेरिका में बॉक्साइट, मैग्नीज, चांदी, एंटीमनी ये काफ़ी बड़े भंडार हैं। इस महाद्वीप में सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश है। माने कहने का मतलब जो सूरीनाम है, सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया, ये बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश के रूप में जाने जाते हैं। इन खनिजों का बहुत बड़ा भाग निर्यात किया जाता है। माने कह सकते हैं कि बॉक्साइट जो है हमारा, बॉक्साइट, इसका निर्यात भी विदेशों में किया जाता है, क्योंकि इसकी खपत से करने वाले उद्योग धंधा अभी भी कमी है। इसकी जो खपत है उद्योग धंधा में काफ़ी कमी है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, माने विदेशों में भेजा जाता है। चलिए अब दक्षिण अफ्रीका की हम जनसंख्या के विषय में देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की जनसंख्या कैसी है, यहाँ पे कौन कौन से जाति के लोग पाए जाते हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें, दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें, तो दक्षिण मुख्य तीन प्रजातियों के लोग रहते हैं, अमेरिकन इंडियन, अश्वेत और यूरोपियन। ये तीन प्रजाति यहाँ क्या होती है, रहती है। इनके अलावा यहाँ मिश्रित प्रजातियों के भी लोग रहते हैं। इनमें इंडियन तथा यूरोपीय प्रजातियों में मिश्रण रूप से मेस्टिजो, अश्वेत तथा यूरोपियन प्रजातियों के मिश्रण को मुलोटो तथा माने अश्वेत तथा यूरोपीय प्रजाति का जो मिश्रण है उसको मुलोटो के नाम से जानते हैं, और अश्वेत तथा इंडियन के मिश्रण को जैम्बो प्रजाति के नाम से जानते हैं। जैम्बो प्रजाति के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां के लोग हैं के बीच कोई विशेष भेदभाव नहीं है। इन मिश्रित प्रजातियों में मेस्टिजो की सबसे बड़ी संख्या है, माने मेस्टिजो की संख्या सबसे बड़ी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में 3 प्रजातियां हो गई, दक्षिण अमेरिका में 3 प्रजातियां हो गई, अमेरिकन प्रजाति हो गई, इंडियन हो गई, अश्वेत हो गई। अमेरिकन इंडियन हो गई, अश्वेत हो गए और यूरोपियन, ये 3 पाई जाती है। अब यूरोपियन जिसमें इंडियन तथा माने अमेरिकन इंडियन और यूरोपियन की मिल को मेस्टिजो कहते हैं, जो यही संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अश्वेत और यूरोपियन के बीच जो जाति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे जैम्बो कहते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका की कुल जनसंख्या जो है वो 26 करोड़ 30 लाख है। 26 करोड़ 30। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये 2003 का एडिशन है, तो नई जो जनसंख्या है, न्यू पॉपुलेशन है, न्यू जो पॉपुलेशन है, आप इसको नेट से सर्च करके आप इसको कर लीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में भाई 2023 है, ये 2023 है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि जो जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में 2000
23 में जो जनसंख्या है वो क्या है, आप इसको अपने से देख लेंगे। ठीक, यहाँ की जनसंख्या का औसत घनत्व 15 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, परंतु वितरण असमान, माने इनका जो वितरण है वो क्या है, असमान। लगभग आधे महाद्वीप जनसंख्या का औसतन दो प्रति व्यक्ति को घनत्व वर्ग किलोमीटर से भी कम है। अमेजन की नदी में के विस्तृत मैदानों में लानोस हो गया, क्रांचाको हो गया, गुयाना हो गया, पठारी भागों तथा अटकामा पेंटागोनिया के मरुस्थल में आबादी बहुत कम है। कहने का मतलब अमेजन बेसिन का जो नदी है यहाँ भी जनसंख्या नहीं रहती है। विस्तृत जो मैदान है, जैसे विस्तृत मैदान जैसे लानोस का घास का मैदान हो गया, क्रांचाको हो गया, गुयाना हो गया, और पठारी भाग अटकामा डेजर्ट हो गया, ठीक, मरुस्थल हो गया, तो यहाँ सब जनसंख्या कम पाई जाती है। यहाँ की ऐसी जलवायु कठोर होने के कारण दक्षिण अमेरिका, यानी यहाँ की जलवायु जो है क्या है, वो काफ़ी विविध प्रकार की है। दक्षिण अफ्रीका की जो आबादी है विविध प्रकार की है। दक्षिण अफ्रीका की अधिक आबादी जो है, माने जो सबसे अधिक आबादी है वह कहाँ रहती है, वह तटों के पास पाई जाती है। माने हमारा जो दक्षिण अफ्रीका है, इसका रफ डायग्राम एक बार देख लेते हैं। माने ये सब तटों पर, यहाँ तटों पर जो है कि जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। माने ये तटीय भाग है, कहने का मतलब तटीय भाग पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो बीच का भाग है, यहाँ ये बीच का भाग है जो, तो यहाँ कह सकते हैं कि जनसंख्या कम पाई जाती है, जनसंख्या कम पाई जाती है। इस महाद्वीप में बहुत बड़े लोग में गाँव में रहते हैं। माने कहने का मतलब ये जो है यहाँ गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं और खेती करते हैं। लेकिन धीरे धीरे नए उद्योगों के शुरू होने पर लोगों को काम करने लिए जाने के लिए शहरी तथा बंदरगाह राजधानियों में लोगों की संख्या बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे गए हैं वैसे वैसे ही दक्षिण अफ्रीका की कह सकते हैं कि लोगों की रहन सहन वो चेंज होते गए, लोगों के रहने की टेंडेंसी भी बदल गई है। अब देखिए यातायात, अगर यातायात की बात करें तो यातायात दक्षिण अमेरिका में यातायात की अत्याधुनिक सुविधा साधनों का विकास बहुत ही कम हुआ है। हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका का जो विकास हुआ है वह काफ़ी कम है। विस्तृत विद्युत वन एंडीज की ऊंची पर्वतमाला है यहाँ पे, इसलिए इसका विकास थोड़ा सा क्योंकि घास के मैदान है, कुछ एरिया में विकास किया गया है। कह सकते हैं कि कुछ एरिया में इसका विकास हुआ है। चलिए देखिए, तो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका है में अभी यातायात की, तो दक्षिण अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रेणियाँ हैं पूर्वी में उच्च रेल मार्गों की या सड़कों का विकास में बाधक रहे। कहने का मतलब एंडीज जो पर्वतमाला है यहाँ पर सड़कों का जो विकास है वो बहुत ही कम हो पाया है। अमेजन बेसिन द्रोणी है, अमेजन बेसिन द्रोणी नदियाँ यातायात का मुख्य साधन है। अमेजन और प्लांटा नदियाँ यातायात के सस्ते साधन प्रदान करती हैं। इन नदियों में दूर तक नावें चलाई जा सकती है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील मैदानों में रेल मार्गों और सड़कों का विकास हुआ है। संसार के में बहुत ऊंची रेल मार्ग चिली में है, संसार के सबसे ऊंची कह सकते हैं, बहुत ऊंची जो है वो रेल मार्ग है। अब देखिए आपका ये जो ब्राज़ील का चैप्टर था वो क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है उसको हम देख लेते हैं और आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस क्वेश्चनों को हम क्या करते। देखिए हमने बताया था बलित पर्वत, इसमें थोड़ा सा दिया है बलित पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के दो विपरीत दिशाओं में दबाव डालने कर धरातल में जो वलय पड़ जाते हैं ये वलय ही बलित पर्वत हैं। जैसे इधर से एक है कॉन्टिनेंट और एक इधर से जो है, ये दोनों इस तरफ आ रहे हैं, माने ये कॉन्टिनेंट टक्कर,
जब ये टक्कर होंगे कि तो ऊपर उठेंगे या फिर नीचे नीचे जाएंगे, तो मैग्मा में नीचे जाएंगे तो ये मैग्मा में क्या होगा, धंस जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये पर्वत का रूप लेना। अब इसमें है रोपण कृषि। पेड़ या पौधे की जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए कारखानों के लिए विशेष रूप से उगाया जाता है, माने कहना है उसका पर्पस केवल बिजनेस के पर्पस से यूज़ किया जाता है, तो उसे रोपण खेती के नाम से किया जाता है कहते हैं। अब देखिए ये आपका चैप्टर, इसमें कुछ देश हैं, इसमें कुछ देश हैं, उन देश के विषय में हम पढ़ेंगे। चलिए दक्षिण अफ्रीका के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला है कि क्या है, लैटिन अमेरिका के 4 देशों का नाम बताओ। तो लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका जो हमने बताया था उसी से आप यहाँ इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं कि लैटिन अमेरिका के 4 देशों का नाम बताना है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, यानी फिजिकल की बात कर रहा है, फिजिकल की बात कर रहा है। इंडीज को नवीन पलित पर्वत क्यों कहा जाता है, इंडीज को नवीन पर्वत क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की जलवायु सामान्य उष्ण है, क्यों है, सामान्य उष्ण है क्यों है भाई। दक्षिण अमेरिका के 3 प्रमुख नकदी फसलों के नाम बताइए। दक्षिण अमेरिका के 3 नकदी फसल के नाम बताना है। दक्षिण अमेरिका के 4 अधिकतर खनिजों को निर्यात क्यों किया जाता है, उसका नाम बताना है आपको। अंतर स्पष्ट करें, कैंपास और पंपास घास के मैदान में क्या अंतर है। मिस्टीजो और मुलाटो क्या है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है कि मिस्टीजो क्या है और मुलाटो क्या है। निम्नलिखित 2 स्तंभों को सही जोड़े मिलाना है, सही जोड़े मिलाना है। और देखिए सही जोड़े, किस वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है। पहला, किस वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है, वृक्ष के जिससे टेलीकमल प्राप्त होता है, जो पक्षी उड़ नहीं सकते। ठीक, अत्यंत प्राचीन काल स्तनधारी जीव, बहुत बड़े अजगर। ठीक, अब देखिए बहुत बड़ा अजगर, तो आपका बहुत बड़ा अजगर क्या हो जाएगा, एनाकोंडा हो जाएगा। अत्यंत प्राचीन स्तनधारी जीव, ये आर्मेडिलो हो जाएगा आपका। जो उड़ नहीं सकते उसका क्या होगा, जो पक्षी उड़ नहीं सकते हमारा कैडोर है। ठीक, नहीं सॉरी, जिस वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है, और ये कार्बोनेट, जिस वजह से टैनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, ये हो गया आपका कार्बन। सॉरी, ये कैडोर नहीं, जो पक्षी उड़ नहीं सकते उन्हें हम रिहा कहते हैं, रिहा न उड़ सकने वाले पक्षी। देखिए इसमें 5 दिया है, इसमें 6 दिया, तो एक कोई नहीं मिलेगा। ठीक, अब कह रहा है दक्षिण अमेरिका के घास के भूमियों का वितरण का वर्ष के लिए, यानी घास की भूमि, दक्षिण अफ्रीका में घास की भूमि कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके विषय में, यहाँ की आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी लिखिए, यहाँ के आर्थिक क्रियाओं के विषय में भी लिखना है। दक्षिण अमेरिका के घने आबाद क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये घने आबाद क्यों हैं, इसके विषय में आपको लिखना है। और आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस है। देखिए आगे जो है हमारा दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक कुशलताएं, यानी इसकी भौगोलिक फिजिकल बताना है हमको कि क्या होगा। दक्षिण अमेरिका के रेखा मानचित्र में लिखित को अंकित करने, उनको नाम लिखिए। देखिए इंडीज का सबसे ऊंचा शिखर और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, माने इसका ज्वालामुखी बताना है और इसकी सबसे ऊंची शिखर। तो सबसे ऊंची शिखर क्या है, एकांगुआ है, ज्वालामुखी आप तो ढूंढ लेंगे। फाकलैंड द्वीप समूह ने बताया था कि जैसे हम बनाएंगे इसको, अमेरिका, मराकाइबो झील, पनामा पट्टी हो गया, अटकामा डेजर्ट होगा, फाकलैंड हो गया और ये रियो डी जेनेरियो और ये की जैसा स्ट्रक्चर यहाँ हम रियो डी जेनेरियो का। अब देखिए फाकलैंड आपका ये पड़ेगा। ठीक, टिटिनानिन, पेंटागोनिया तथा अटकामा मरुस्थल, तो आपका अटकामा मरुस्थल यहीं पे पड़ जाएगा। पेंटागोनिया का पठार इधर पड़ जाएगा आपका। टिटिकामा झील, अमेजन नदी, आपका टिटिकामा झील यहाँ पे पड़ जाएगा। ये हो जाएगा अमेजन नदी यहाँ से गई है।
ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। ठीक, मेजर नदी इसी पर गई है। ट्रिनिडाद झील अमेजन नदी हो गया। इंडीज़ के आर पार रेल मार्ग, तो इंडीज़ की पूर्व माला यही है, इसके आस पास टाइबेरियन सेल रेल मार्ग। ठीक, ट्रिनिडाद झील हो गया। चित्र देखो, स्थलरुद्ध देशों के नाम बताइए। तो हमने आपको दो देशों का नाम बताया था जो स्थल अवरुद्ध है, एक आपका यहाँ पड़ेगा और एक फिर। ठीक, दो देश हैं, आप अपने से नाम लिखिएगा। इंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका की जलवायु को क्या प्रभाव डालता है, उसको किसके विषय में लिखना है। अमेरिका में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है। प्रमुख बंदरगाह की सूची बनाइए। तो ये सब अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए दक्षिण अमेरिका से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी तक जितने मैंने दक्षिण अमेरिका के विषय पढ़ा है, अब दक्षिण अमेरिका यहीं पे होता है समाप्त। अब दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, उन देशों के विषय में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो पहला वो हम पढ़ेंगे ब्राज़ील। पहला देश हम कौन सा पढ़ेंगे, हम पहला देश पढ़ेंगे ब्राज़ील। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। तो हम ब्राज़ील के विषय में पढ़ेंगे कि ब्राज़ील की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या पाया जाता है, प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो उसके विषय में हम अपने अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।